हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ अड्डा बाय टारगेट अभी। आज इस वीडियो में उन सभी स्टूडेंट की जो क्वेरी थी कि मैम दिसंबर सेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करें, एज वेल एज मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर करा। ऐसी कौन सी बातें थी जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ध्यान दी, जो मुझे बेनिफिट करी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो जो भी गाइडेंस है, किस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं दिसंबर सेशन के लिए, आप कैसे अप्रोच करें, वो पूरी बात करेंगे। और अप्रोच करने के लिए कुछ 7 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, 7 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी। सो पूरी गाइडेंस का वीडियो रहने वाला है, सो बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि यहाँ पे जो आपको गाइडेंस मिलने वाली है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं सो डेफिनेटली यूजीसी नेट दिसंबर में आप लोगों को अपना अच्छा रिजल्ट दिखेगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने की, हमें उस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन की, ठीक है। सो यू शुड नो योर एग्जाम, यू शुड नो कि पेपर का ट्रेंड क्या है, ठीक है। पेपर कितनी बार होता है साल में, पेपर एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए बना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बना है, जेआरएफ के लिए भी बना है, ठीक है। कौन कौन से लोग पेपर लिखते हैं, किस तरह के लोग पेपर लिखते हैं, तो ये जो पूरी एग्जाम की एक नॉलेज है, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्या है, सो आप उस वीडियो का रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस एग्जामिनेशन के लिए जानना है वो रहता है पेपर पैटर्न, ठीक है। कि आपके पेपर में 2 पेपर आते हैं। पेपर एक ही दिन होगा लेकिन उसमें 2 पेपर आएंगे। देयर विल बी अ पेपर 1, देयर विल बी अ पेपर 2। पेपर 1 रहता है आप लोगों का जनरल, मतलब इसमें आप लोगों से जनरल सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, वही टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, वही आपका इन्वायरमेंट, वही आपका हायर एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। पेपर 2 असेस करता है आपकी डोमेन नॉलेज। पेपर 2 असेस करता है आपकी डोमेन नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं सो पेपर 2 आपका कंप्यूटर साइंस का पूछा जाएगा। अगर आप लाइब्रेरी साइंसेस के हैं तो पेपर 2 आपका लाइब्रेरी साइंस का आएगा। अगर आप सिंधी से हैं, पंजाबी से हैं, मराठी से हैं, किसी बेसिकली आप लोगों का जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उससे बिलोंग करते हैं, सो आपका पेपर 2 उसी पर्टिकुलर स्ट्रीम से पूछा जाएगा, जो भी आप चूज करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अपने एग्जामिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको उसकी अवेयरनेस नहीं है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, नेट जेआरएफ क्या है उस पर्टिकुलर वीडियो को। सेकेंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यू हैव टू मेक योर स्केड्यूल। हम जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हम जो तैयारी करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने की, उसकी तैयारी ऐसे ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर स्केड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। सो अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने ये वीडियो बनाया है जून के एंड में। सो आपके पास कितने मंथ बचे हुए हैं? यू हैव जुलाई, यू हैव अगस्त, यू हैव व्हाट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सो आइडली हम लोग मान के चल रहे हैं कि आपके पास 5 या 5.5 महीने हैं, ठीक है। सो यू हैव व्हाट, अराउंड 5 months। सो आप क्या करें, इस पूरे टाइम को बांटें, ठीक है। इस पूरे टाइम को बांटें, 5 महीने हैं तो आप इसको इस तरीके से बांटें कि आप 5 महीने में, ठीक है, 3.5 months में अपना पूरा का पूरा सिलेबस क्लियर कर लेंगे, ठीक है, प्रिपेयर कर लेंगे। अब उसमें कैसे बनाए भाई, डेली डेली वीक का स्केड्यूल बनाए, वीक का, कि एक वीक में मान लीजिए आप 6 दिन नया कंटेंट पढ़ रहे हैं, और एक वीक में आप मान लीजिए 5 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। 5 घंटे बहुत है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है यूजीसी नेट के लिए 5 से 6 घंटे की पढ़ाई बहुत है। नो वन विल एवर सजेस्ट एंड आई विल नेवर सजेस्ट कि आप 7, 10, 12, 13 घंटे की पढ़ाई करें, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन 5 घंटे अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, क्वालिटी स्टडी करते हैं, तो इट्स मोर देन इनफ, राइट। सो 3.5 महीने अगर आप लगा रहे हैं, 5 hours अगर आप एक दिन के अंदर डिवोट कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से बांट सकते हैं कि आप 2 घंटे, 2 hours दे रहे हैं किसके लिए, पेपर 1 के लिए। 2 hours you are giving for paper 1 and 3 hours you are giving for what, पेपर 2। इस तरीके से आपको अपना स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक वीक के अंदर 6 दिन आप लोगों ने अपना बनाया है रूटीन। एक वीक में 6 days आप लोग निकाल रहे हैं, हर एक दिन में के 5 घंटे आप निकाल रहे हैं, 5 घंटे में से 2 घंटे और 3 घंटे, ये एक आइडियल टाइम फ्रेम रह सकता है। आप अपना खुद का जो भी स्केड्यूल है वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। अगर आप वर्किंग हैं तो आपको जब भी टाइम मिलता है, सुबह मिलता है तो आप सुबह पढ़ाई कीजिए, शाम में मिलता है तो आप शाम में पढ़ाई करिए, जो भी आपका कन्वीनियंस है, कन्वीनियंट टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो ये है आप लोग का स्केड्यूल।
और ये शेड्यूल बनाना है आपको अपने सिलेबस के बेसिस पे, ठीक है, कि सिलेबस में आप लोगों के पेपर 1 भी पूछा जाएगा, पेपर 2 भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अगर अभी तक भी आपने अपना सिलेबस नहीं डाउनलोड करा है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट बता देती हूँ यहीं पर ही, ठीक है। हम क्या करते हैं हमेशा, हम लोग करते हैं सिलेबस फॉर यूजीसी नेट, ठीक है। अगर आप एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट है तो आप डेफिनेटली यही चीज़ गूगल करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपको मल्टीपल वेबसाइट्स दिख रही हैं, ठीक है। आपको यूजीसी नेट online.in भी दिख रहा है, आपको अलग अलग वेबसाइट्स दिखेंगी। अगर आप और नीचे जाएंगे तो आपको और भी वेबसाइट्स दिखेंगे, देखिए, ठीक है। यूजीसी की भी वेबसाइट दिखेगी, काफ़ी सारी वेबसाइट दिखेंगी। आपको सिलेबस डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट विच इज़ UGCNetOnline.in, याद रहे। इसके अलावा भी यूजीसी की वेबसाइट है, वहाँ पे भी सिलेबस है, लेकिन वो सिलेबस पुराना सिलेबस है। आपको ये देखना है कि ये जो सिलेबस है अपडेटेड है और ये सिलेबस जून 2019 से एप्लीकेबल है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैव अ क्लोजर लुक। एक बार इसका क्लोजर लुक ले लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली सिलेबस किस तरह का आपका दिखता है। ओके, देन सिलेबस आप लोग डाउनलोड करेंगे। पेपर 1 मान लीजिए डाउनलोड करा, इस तरह का आप लोगों का खुलेगा। पूरी चीज़ आपको क्या करनी है, प्रिंट करवानी है। ये जो पीडीएफ है ये आपको प्रिंट करवानी है। अगर आपको लगता है प्रिंट इज़ टू मच मेहनत, तो आप क्या करिए, लिखिए हाथ से। लिखना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस कि टीचिंग एप्टीट्यूड दिस इज द सिलेबस, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड दिस इज द सिलेबस, हायर एजुकेशन दिस इज द सिलेबस। और जहाँ पे भी आप लोग स्टडी करते हैं, जो भी आपका स्टडी कॉर्नर है, वहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिए ताकि सिलेबस आपकी नज़र से हटे ना। आप लोग मल्टीपल टाइम्स उसको देखें कि कौन सा टॉपिक है वो आपने कवर कर लिया है, कौन सा टॉपिक आपने कवर नहीं करा है। सो मैं क्या करती थी अपने टाइम पे कि जो सिलेबस का था उसका प्रिंट करवा के मैंने अपनी दीवार पे पेस्ट कर लिया था। तो मान लीजिए मैंने एक दिन लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, तो मैं सिलेबस को मार्क कर दूंगी, मतलब सिलेबस में वो चीज़ मार्क कर दूंगी अपने दीवार पे जो मैंने पेस्ट कर रखा है, उसको मैं मार्क कर दूंगी कि ठीक है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक मेरा हो चुका है। फिर मैं अगले दिन, चलो मान लीजिए फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो मैं अगले दिन उसको मार्क कर दूंगी। इस तरीके से क्या हो रहता है कि दिमाग में एक रूपरेखा बनी रहती है कि हाँ ठीक है ये चीज़ हो गई है, ये चीज़ अभी करनी बाकी है। सो दैट्स अबाउट सिलेबस एवरीवन। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो ध्यान में देना है वो है सी द ट्रेंड। देखिए पेपर किस तरह का आता है, देखिए ट्रेंड क्या है यूजीसी नेट का, देखिए किस तरीके का पेपर बन सकता है। स्पेशली एक बात जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस फॉर पेपर 1, कि पेपर 1 की क्या इंपॉर्टेंस है। कि जिसने पेपर 1 सही से नहीं पढ़ा यार उसका पेपर क्लियर नहीं हो रहा, ये आपने सुना होगा कभी ना कभी, ठीक है। सो पेपर 1 पे अच्छी खासी मेहनत कीजिए, 3 मंथ्स डेफिनेटली दीजिए अच्छे से पेपर 1 पढ़ने के लिए। क्योंकि पहले जो पेपर 1 आता था वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी हो जाता था। अगर आपने थोड़ी बहुत रीडिंग करी है, थोड़ी बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेके, ठीक है, दुनियादारी को लेकर अगर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है और समझ है, तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर पाते थे। लेकिन अब वैसी चीज़ें नहीं रही हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स आते हैं, देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, उसके बाद में उसको एनालाइज करना पड़ता है कि ठीक है इसका यही आंसर होगा कि यही होगा। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू, ठीक है, अंडरस्टैंड। सो डोंट ठीक है, अंडर एस्टिमेट पेपर 1। ये मत सोचिएगा कि पेपर 1 है, ठीक है, कॉमन पेपर है, कर लूंगा, देखा जाएगा, राइट। वो चीज़ अब नहीं है, पेपर 1 को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट कि सी द ट्रेंड एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर 1। Fourth point that I will definitely tell or say to you is revise और रिविजन। नो मैटर आप कितना कंटेंट पढ़ते हैं, अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं टाइमली तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता एट द एंड, ठीक है। जितना भी हम पढ़ लें हमारा दिमाग एक बार में उसका पूरा का पूरा स्टोर सेव करके नहीं रख सकता। दिस इज समथिंग दैट यू नो। अगर हम एक बुक रीड करते हैं तो हमें उसका बहुत कम परसेंटेज याद रहता है आफ्टर सम डेज, ठीक है। सो रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी कंटेंट आपके पास है उसको टाइमली रिवाइज करें। ऐसा नहीं करें कि मैं 3 महीने अभी क्या करता हूँ, पढ़ लेता हूँ, ठीक है, 3 महीने मेरे पास है अभी मैं पढ़ता हूँ और देन फिर मैं बैठ के रिवाइज करूँगा, नहीं ऐसा कीजिए, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट। इसके बाद में क्या होता है कि अगर आप ऐसा स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं ना तो आपके पास में इतने नोट्स तैयार हो जाते हैं और इतने नोट्स को रिवाइज करने के अंदर हमारा ह्यूमन माइंड जो होता है वो गिव अप कर देता है। वो सोचता है कि छोड़ना यार, रहने दे, ठीक है, अगले बार देखेंगे, अगले अटेम्प्ट में देखेंगे। ये मत कीजिए। अगर आप 6 दिन, ठीक है, 6 डे इन अ वीक,
ठीक है, 6 days इन अ वीक अगर आपने स्ट्रैटेजी बनाई है तो एक दिन है ना आपके पास, एक दिन है, मेक इट संडे बीट सैटरडे, कोई भी दिन आप लोग निकाल सकते हैं, उसमें आप रिविजन कीजिए, उसमें आप रिवीजन कीजिए, थॉरो रिवीजन कीजिए कि ठीक है मैंने इन 6 दिन में ये पढ़ा था, ठीक है ये मुझे समझ में आ गया। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होता है रिवीजन के टाइम पे, तो उसको वहीं पे क्लियर करें, उसको बात के लिए नहीं रखें, उसको वहीं पे क्लियर करें, उसको वहीं पे देखें कि ठीक है यार ये टॉपिक मैंने 4 दिन पहले पढ़ा था, उस टाइम पे मेरे को शायद समझ में आ गया था, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, अभी मेरी कनेक्टिविटी उससे लॉस्ट हो चुकी है। सो वहीं के वहीं पे अपनी खुद की क्वेरी को रिजॉल्व करें, ठीक है। अगर आप किसी भी गाइड की हेल्प ले रहे हैं तो उनसे पूछें कि ये एक प्रॉब्लम है, ये मेरे सामने आ रही है, आपके गाइड आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो रिविजन इज द की टू एक्सेल इन दिस एग्जामिनेशन। अगर आपको सच में पेपर क्लियर करना है तो आपको रिविजन अपना बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में रहता है कि यार कितनी बार रिवाइज करें, 1 बार करें, 2 बार करें, 7 बार करें, 10 बार करें, ठीक है। सो वॉट एवर कंटेंट यू आर रीडिंग, ठीक है, आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वायरमेंट पढ़ा, तो इन्वायरमेंट में आपने बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ी, आपने एयर पोल्यूशन पढ़ा, आपने गवर्नमेंट इनिशिएटिव पढ़ा, हर एक चीज़ से क्वेश्चन बन तो नहीं बन सकता, स्टोरी से बेसिकली क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन फैक्ट से बनेगा, क्वेश्चन अफेयर से बनेगा, मतलब करंट अफेयर या फिर इन सब चीज़ों से बनेगा, तो उसको अपने शॉर्ट नोट्स में नोट कर देना है, ठीक है। और जो आपने ओरिजिनल कंटेंट था उसको कम से कम 3 बार रिवाइज करें, ठीक है। इसको कम से कम 3 बार रिवाइज करें। जब आपको लगता है कि कंटेंट है उसका शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं रेडी हूँ, या फिर पहली बार में अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स को कम से कम 7 टाइम्स आपको रिवाइज करना है। सो ये एक नंबर है, ठीक है, डिपेंड करता है आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी पे, ठीक है, कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं 3 बार में मुझे अच्छे से चीज़ याद हो जाती है तो आप 3 बार भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक एवरेज आइडिया बता रही हूँ। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रैक्टिस PYQs एंड MCQs। जो भी चीज़ अब आपने पढ़ी है, कंटेंट पढ़े हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर लगाएं। ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है करंटली हमारे देश में जिसको आप बिना PYQs या MCQs करे प्रैक्टिस करे क्रैक कर लें, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में आता है कि ठीक है एग्जाम ये है, इसका ट्रेंड ये है, और वो उसके PYQ लगाते हैं, वो रेस में आगे होते हैं, ठीक है। सो आपको भी रेस में आगे रहना है, आपको PYQs प्रैक्टिस करने हैं, MCQs प्रैक्टिस करने हैं। PYQs कैसे प्रैक्टिस करें? आप NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और ऑफिशियल वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाएं और डाउनलोड सेक्शन से प्रीवियस ईयर के पेपर्स PYPs डाउनलोड करें, ठीक है। आप डाउनलोड करें, टाइमर लगा के बैठें कि ठीक है अभी मैं ना पेपर 1 करूँगा सॉल्व, कोशिश करता हूँ पेपर 1 के 20 क्वेश्चन करूँ, ठीक है। ज़्यादा मैं अपने आप को स्ट्रेस भी नहीं देना है कि यार सारे एक ही चीज़ में कर लूँ, क्योंकि वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि ठीक है पेपर 1 निकाला, उसके 20 क्वेश्चन देख रहे हो, टाइमर लगा दिया, 20 क्वेश्चन अच्छे मन से सॉल्व करे, ठीक है, उनको समझा, उनको इंटरप्रेट करा, ठीक है, और फिर उसका आंसर लगाया, ठीक है। आप लोग आंसर कहीं पे भी लिख सकते हो, अगर आपके पास कोई ऑनलाइन सेटअप नहीं है, ठीक है, तो आप उसको प्रिंट करवा के और फिर कॉपी में भी लिख सकते हो, ठीक है, कि मेरा आंसर C था, मेरा आंसर D था, ठीक है, मेरा आंसर A था। फिर आप उसका एनालाइज करें कि ठीक है मैंने 20 क्वेश्चन तकरीबन 25 मिनट में करे, ओके फाइन, फॉर स्टार्टर्स इज फाइन, और उसमें से मेरे 15 क्वेश्चन ठीक हो गए, 5 गलत हो गए, तो चेक करें कि 15 क्वेश्चन आपके उसी लॉजिक से ठीक हुए हैं क्या जिस लॉजिक से आपने उसको मार्क करा है। और ये भी चेक करें कि जो 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं वो गलत क्यों हुए हैं, उनका एक्चुअल आंसर क्या बनता है, ठीक है। सो जो चीज़ सही हुई है उसको भी चेक करना है। हो सकता है कभी कभी हमने दूसरा लॉजिक लगाया और उसकी वजह से वो सही हो गया हो, लेकिन एक्चुअल लॉजिक कुछ और हो, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसके बिहाइंड कुछ और हो। सो क्या है, क्या सही है ये भी जाने, और क्या सही नहीं है ये भी जाने। सो ये चीज़ आपको करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड MCQs की प्रैक्टिस करके, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। MCQs का मतलब क्या है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस तरीके से आप लोगों को दिखते होंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों को दिखते हैं। सो एक्सपेक्टेड MCQs होते हैं जो शायद दूसरे एग्जामिनेशन के हो सकते हैं, लेकिन वो UGC नेट में भी आता है, उसका सेम लेवल है, ठीक है। तो वो अगर आपको कहीं पे मिलते हैं, यूट्यूब पे मिलते हैं, जैसे मैं यूट्यूब पे टाइमली आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ मल्टीपल क्वेश्चंस, तो आप उनसे आप मदद लें, ठीक है, देखें, लाइव सेशंस में जुड़ें। चलिए नेक्स्ट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि गिव मॉक टेस्ट, ठीक है। इट्स ओके टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लेकिन मॉक टेस्ट का मतलब अलग होता है। मॉक टेस्ट मतलब मान लीजिए पेपर 1 का आप लगा रहे हैं,
पेपर 1 का आप फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो मॉक टेस्ट आपका इस तरीके से डिज़ाइन होगा कि वो आपको 60 मिनट्स के आसपास दे रहा होगा और 60 मिनट्स में आप लोगों को 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अगर टाइमर अप हो गया तो भाई खेल खत्म, आपने जितने क्वेश्चन सही करे हैं वो उतने हो गए। और मॉक टेस्ट आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस देगा कि एक्चुअल में एग्ज़ाम कैसे होता है और हम कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिनके पास मतलब मान लीजिए लैपटॉप वगैरह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो ऑनलाइन है, आपको पता होगा, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, मतलब आपने पेपर लिया, डाउनलोड करा, उसको प्रैक्टिस करा, इट्स गुड, आई वुड से इट्स गुड, ठीक है। लेकिन मॉक टेस्ट जो ऑनलाइन लेवल पे होता है ना, उसको भी प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं हो कि हमने हमारा देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया ऑफलाइन फ्रेंडली कर लिया हो, जबकि एग्जामिनेशन ऑनलाइन है। तो हमारा जब ऑनलाइन एग्जाम हो तब हमारा उस इंटेंसिटी से दिमाग नहीं चले, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ देखें कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है, कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाएं। और मॉक टेस्ट कैसे लगा सकते हो आप, देखो 10 दिन में लगा लो, ठीक है। हर 10 दिन में एक एक मॉक टेस्ट, पेपर 1 का हर 10 दिन में एक एक मॉक टेस्ट, आपके सब्जेक्ट का जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको लगाने की कोशिश करें। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस देता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और आप उस टाइम इतने कम टाइम में कैसे सोच के टाइम मैनेजमेंट करोगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 क्वेश्चन 3 घंटे में जो सही करता है ना उसी का पेपर क्लियर होता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको पेपर क्लियर करने वालों से ज़्यादा नॉलेज होती है, लेकिन गैप क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि वो अपनी नॉलेज को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं 3 घंटों में। सो वो कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है सभी स्टूडेंट के लिए। सो उस गैप को फिल करना है आपको। आपको जितना भी आता है वो आपको पूरा का पूरा वहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है 3 घंटे में, ठीक है। अगर हमारे पास पूरे दिन का टाइम होता तो हम शायद बेटर प्लान कर सकते, लेकिन 3 घंटे में अगर करना है तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, दिमाग को जल्दी से इंटरप्रेट करने की आदत डलवानी पड़ेगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपकी बिल्ड होती हैं मॉक टेस्ट के साथ में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि मॉक टेस्ट में भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएं, कि जब भी आपको लगता है कि आप मेरा एक बार तो है ना सिलेबस पूरा हो गया 3 महीने के बाद, ठीक है, 3 महीने के प्रिपरेशन के बाद, और ये जो टाइम है वो आपका डिफर भी कर सकता है। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने पहले भी अटेम्प्ट दिया है, तो आई डोंट थिंक यू नीड 3 मंथ्स, ठीक है। आई डोंट थिंक यू रिक्वायर 3 मंथ्स। आपके 1 या 1.5 महीने के प्रिपरेशन में जो भी आपकी चीज़ें पहले छूट गई थी वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। सो आप तभी से फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएं, मतलब 3 घंटे का टेस्ट। आई नो इट्स वेरी टायरिंग, राइट, सुन के भी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन 3 घंटे का जब आप टेस्ट लगाओगे ना तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल जिस दिन हमारा एग्जाम है तो उस दिन हमें कैसा फील होने वाला है, क्योंकि सबका दिमाग थकता है 3 दिन का टेस्ट लगा के। सो जिस दिन आप कोई और चीज़ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कुछ और चीज़ प्लान नहीं कर रहे हो, ठीक है, जो आपकी टाइमिंग हो सकती है, अगर आपको लगता है शिफ्ट 1 की टाइमिंग हो सकती है, शिफ्ट 2 की टाइमिंग हो सकती है, जो भी आपकी टाइम हो सकती है, जब शिफ्ट 1 का एग्जाम होता है विच इज़ 9 to 12, तो आप 9 से 12 के बीच में टेस्ट लगाएं, ठीक है। आपका दिमाग जिस तरीके से फंक्शन करता है ना वही वो रिफ्लेक्ट करता है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एज वेल, ठीक है। सो 3 घंटे का मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप उसी दिन एनालिसिस देख सकते हैं, या फिर एक दिन रुक जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन रुक के दिमाग को फिर से फ्रेश करके एंड फिर उसका एनालिसिस भी देखिएगा कि 150 में से कितने सही हुए, ठीक है, कितने थे जो मैंने इस लॉजिक से सही किए थे और वैसे ही सही हुए हैं, और कितने थे जो मैंने तुक्का लगाया और गलत हो गए, ठीक है। सो उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या नॉलेज है जो हमें अभी तक नहीं पता, और उसको एनालाइज करें अपनी प्रिपरेशन के साथ में, और ऐड ऑन करते रहें। हमेशा एक एडर आपको बनना है, ठीक है, कंटेंट में ऐड करने वाला आपको बनना है, ठीक है। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी जो करंटली ट्रेंड है ना वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सेट किया गया है जो क्यूरियस हैं, राइट। गवर्नमेंट भी उन्हीं लोगों को आगे लेके जाना चाहती है, गवर्नमेंट भी उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रमोट करना चाहती है, या फिर उन्हीं स्टूडेंट्स को अपनी सीट देना चाहती है जो कि क्यूरियस लर्नर हैं, ठीक है, जिनमें एक सीखने की इच्छा है। वो रूढ़िवादिता वहाँ पे नहीं है, ऑर्थोडॉक्स पर नहीं है कि हाँ यार हमें तो इतना आता है, ठीक है, इससे हो जाएगा तो हो जाएगा। क्यूरियस लर्नर बने। अगर आप किसी भी एक क्वेश्चन को देखते हैं और आपको लगता है कि हाँ यार ये तो अच्छी चीज़ है, ठीक है, ये टॉपिक था, मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन देखा मान लो वाटर पोल्यूशन पे, ठीक है, वाटर पोल्यूशन डिजीज पे, वाटर पोल्यूशन के डिजीज पे, राइट। 4 ऑप्शन उसमें थे, आपने लॉजिक लगाया कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राइट, और आपने उसको वहीं के वहीं छोड़ दिया। तो आप क्यूरियस नहीं हैं।
क्यूरियस लर्नर वो होता है जो देखता है कि अच्छा थर्ड तो सही हो गया, लेकिन डिजीज नंबर 1, डिजीज नंबर 2 एंड डिजीज नंबर 4 ये कैसे होती हैं यार, क्या ये वाटर रिलेटेड हैं क्या, या फिर ये एयर रिलेटेड हैं, या फिर किसी और चीज़ से होती हैं। सो आपको क्यूरियस बनना पड़ेगा। कभी भी कोई आपके नज़र में आता है, मतलब आपके गाइड आपको बताते हैं, ठीक है, आपके मेंटोर आपको कुछ बताते हैं, ठीक है, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, कभी भी टीचर आपको बोलता है कि एक बार खुद से इसको देखिएगा, ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने साइड से एफर्ट लगा रहे हैं। जितना एफर्ट आप अपने एंड से लगाएंगे उतनी ज़्यादा गारंटी आपके पास होगी कि जेआरएफ आपके हाथ में होगा। क्योंकि अब वो ज़माना चला गया कि हमने एक बुक पढ़ी, वो हमने अच्छे से पढ़ ली, ठीक है, उससे नेट अभी भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन जेआरएफ के लिए थोड़ा सा स्पेक्ट्रम थोड़ा हाई है, थोड़ा वाइड है, राइट। थोड़ा सा हमें क्यूरियस बनना पड़ेगा इन ऑर्डर टू लुक एट द फ्रेश एंड बेस्ट नॉलेज। चलिए, सो ये थी कुछ बातें जो मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे याद रखी। मैंने भी अपना एक स्केड्यूल बनाया, मैंने भी अपनी एक डेडलाइन बनाई कि मुझे 3 महीने में अपना सिलेबस कवर करना है। मैंने बहुत बाय रिविजन किया, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने रिविजन अच्छे से किया। जितना भी पढ़ा उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करा एंड मॉक टेस्ट ज़रूर लगाए, ठीक है। मेरे टाइम पे बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने उतने मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे, लेकिन ऑनेस्टली आप लोगों के पास में वो चीज़ अवेलेबल है, तो आप लोग जितने ज़्यादा हो सकते हैं मॉक टेस्ट लगाइए। एक नंबर अगर आपको देना हो तो 30 के आसपास मॉक टेस्ट बहुत होते हैं, ठीक है। उसके साथ में अगर आप यूट्यूब के जो भी एजुकेटर्स आप लोगों के सामने आते हैं, ठीक है, स्पेशली हमारा चैनल जो आपके सामने आ रहा है, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, उसको इंटरप्रेट करना सीखिए, ठीक है। तो मैंने अपनी लैंग्वेज के ऊपर काम करा, अपनी इंटरप्रिटेशन की स्किल के ऊपर काम करा, और जितनी भी नॉलेज मेरे पास थी मैंने रिफ्लेक्ट अच्छे से करा। कॉन्फिडेंट थी मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कि ठीक है मैंने पढ़ाई करी है, मैंने सच में मेहनत करी है, तो वो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आता भी है। सो वट एवर यू रीड, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, तो रिजल्ट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं पेपर 1 के कोर्स के लिए, सो हमारा पेपर 1 का बैच आ चुका है। सो पेपर 1 के बैच के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो इसके फीचर्स हैं वो इस तरीके से हैं कि आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा, मतलब एक कोर्स है अलग से, वो रिकॉर्डेड भी मिलेगा, और आपको लाइव सेशंस भी मिलेंगे, लाइव भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे। नॉट जस्ट दिस, आपको टीचर के हैंडआउट में मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे, और इसके साथ में ये सारी चीज़ें आप लोगों को कितने रुपए में मिलेंगी, 999 रुपये में मिलेंगे, विच इज़ वेरी वेरी मिनिमम। अगर हम पेपर 1 को देखें तो पेपर 1 का सब्जेक्ट बहुत डाइवर्स है यार। सो पेपर 1 के अगर इतने डाइवर्स सब्जेक्ट को, इतनी डाइवर्स नॉलेज को अगर कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से पढ़ना है, सो आप लोग इस बैच की हेल्प डेफिनेटली ले सकते हैं। या हमारी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, टारगेट अभी के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर प्रोवाइड किया गया होगा, आप जाके उसको रेफर कर सकते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।